हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी ज़ू में। लेके आई हूँ 19 सितंबर का यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट। तो पहला इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है रबर के बारे में। न्यूज़ ये है कि रबर बोर्ड ने जो रबर इंडस्ट्री का एरिया है उसको बढ़ाने की बात की है इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में, और इस मामले में ऑटोमोटिव टायर एसोसिएशन भी रबर बोर्ड के साथ है। तो आप सोचो, जो रबर की खेती करेंगे उनके लिए ये कितनी खुशी की बात है, क्योंकि उनको एक बैकिंग मिलेगी। कल को रबर कल्टीवेशन में कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर उनका ख्याल रखने वाला कोई होगा, और जो रबर मिलेगी उसके लिए बैठे बिठाए खरीदार भी ये लोग टायर एसोसिएशन मौजूद रहेगी। इससे हमारे नॉर्थ ईस्ट में, जहाँ बेसिकली सिक्किम को मिला के 8 राज्य है, वहाँ काफ़ी डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोज़गार मिलेगी, ऐसे बहुत सारे अच्छी चीज़ें होंगे। तो अब रबर बोर्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी कोई कानून पास करके बनाई गई है, और वो कानून या एक्ट है रबर एक्ट 1947। मतलब आज़ादी के टाइम पर ही ये बोर्ड बनाया गया था, और ये बोर्ड आता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। मिनिस्ट्री याद रखना ज़रूरी है क्योंकि प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं, और इसका हेडक्वार्टर है कोट्टायम, केरला में। इसका काम है रबर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना, रिलेटेड ट्रेनिंग देना, रिसर्च को बढ़ावा देना, ये सब। हमारे देश में सबसे ज़्यादा रबर केरला में प्रोडक्शन होती है, इसीलिए वहाँ पर ही रबर बोर्ड का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। ये एक इक्वेटोरियल क्रॉप है। इसके खेती के लिए मॉइस्ट वेदर की ज़रूरत होती है, और उष्णता 25 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होनी चाहिए। तो इस आर्टिकल में रबर के बारे में हमने 3 चीज़ें पढ़ी। एक, रबर का स्टेटस, कहाँ ज़्यादा मिलता है, कैसे एरिया में खेती होती है, ये सब। दूसरा, हमने जाना रबर बोर्ड के बारे में। और तीसरा, रबर इंडस्ट्री को लेकर अभी क्या क्या सोचा जा रहा है, वो सब। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, और वो है कनाडा गवर्नमेंट की एक गंदी हरकत। ये न्यूज़ काफ़ी संवेदनशील है इंडिया और कनाडा के रिलेशन के लिए, क्योंकि कनाडा गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़ी बात बोल दी है इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ। तो बात यह है कि रिसेंटली कनाडा के जो खालिस्तान मूवमेंट का लीडर है, मतलब था हरदीप सिंह, उसकी मौत हो गई है, और इसके लिए कनाडा पीएम जस्टिन ट्रूडो इंडियन गवर्नमेंट पर शक जता रही है। शक क्या, उसने मतलब पूरा बोल ही दिया है साफ साफ, और एक्शन भी लिया गया है। यहाँ तक हमारे देश के जो डिप्लोमेट है उनको एक्सपेल भी कर दिया गया है। ये बहुत ही बुरा हुआ है इंडिया कनाडा रिलेशन के लिए। रिसेंट डे होने वाली G20 के बारे में आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पर भी कनाडा पीएम की, ये ट्रूडो साहब की, बहुत ही बेइज्जती हुई है। उससे बिल्कुल साफ साफ पूछा गया है कि कनाडा में जो इतने बड़े पैमाने में खालिस्तानी मूवमेंट फल फूल रही है, तो उसके खिलाफ गवर्नमेंट क्या क्या एक्शन ले रही है, या फिर एक्शन क्यों नहीं ले रही है। तो इसके जवाब में कुछ खास सेटिस्फैक्टरी आंसर उनसे नहीं मिला। उन्होंने बस ऐसा ही कहा कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच को बढ़ावा देते हैं, खालिस्तानी तो अपना मांग रहे हैं, इसीलिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच है। मतलब बेसिकली कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं पाया गया, और अभी रिसेंटली ये बात भी सामने आ गई। मतलब इंडिया जैसे एक डिप्लोमेटिक देश, जिसका लगभग हर देशों के साथ इतनी अच्छी रिलेशन है, उसके डिप्लोमेट को बाहर निकालना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो अब देखिए एक्चुअली खालिस्तान है क्या। तो इधर ये कुछ पाकिस्तानी हिस्सा है, और कुछ नॉर्दर्न इंडिया, जिसके अंदर हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के कुछ कुछ हिस्से आते हैं। तो ये दोनों मिला के एक अलग देश बनाने की मांग की जाती है, और इसी इमेजिन्ड देश का नाम खालिस्तान रखा गया है। और जो इस आंदोलन में शामिल है उनको खालिस्तानी बोला जाता है।
और इसका मतलब मेन जो जगह है गढ़ बोला जाता है बेसिकली कनाडा को। आप खुद सोचिए, अगर इंडिया में बैठ के हम कनाडा को डिवाइड करने की बात करें और डिवाइड करने वालों को सपोर्ट करें तो उनको कैसा लगेगा। पर यह अफसोस की बात है कि यही सब चीज़ें इंडिया के साथ हो रही है हकीकत में। पता है क्यों? सिर्फ और सिर्फ गंदी वोट बैंक पॉलिसी के लिए। कनाडा गवर्नमेंट सिर्फ खालिस्तानियों का वोट पाने के लिए इस तरह से उनको सपोर्ट कर रही है और उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रहा, वरना कनाडा वालों को घंटा फर्क पड़ता है कि इंडिया डिवाइड हो या फिर यूनाइटेड हो। वो सिर्फ अपना वोट बैंक देखते हैं। तो अभी इसी तरह से उनको गंदी पॉलिटिक्स खेलना है जो कि दो देशों के बीच इंटरनेशनल रिलेशन को ख़राब कर रही है। और इसके चलते कनाडा के साथ जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो रोक दिया गया है। अब आगे और भी इसी रिलेटेड न्यूज़ आते जाएंगे और आगे हम देखते जाएंगे क्या क्या इसमें एडवांसमेंट होती है, रिश्तों में सुधार होती है कि नहीं। तो इसीलिए मेरे साथ बने रहिए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ जो कि एक अच्छी न्यूज़ है। तो न्यूज़ है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के बारे में। तो दोस्तों, अभी परसों ही हमने पढ़ा था वेस्ट बंगाल के शांति निकेतन को 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषणा किया गया था। और अभी उसी लिस्ट में कर्नाटका के होयसाला टेम्पल भी शामिल हो गया। होयसाला टेम्पल आपने ज़रूर पढ़ा होगा GS1 के आर्ट एंड कल्चर में। तो होयसाला टेम्पल का एक यूनिक फीचर है, जो ग्राउंड है ऐसे मंदिरों का वो स्टार शेप्ड होंगे, पिक्चर में जैसा कि आप देख रहे हैं। तो होयसाला 42nd में है और इसी तरह इंडिया के पास आज के डेट में टोटल 42 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट हो गया। तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? तो मतलब ऐसा कोई स्थान या फिर ऐसा कोई चीज़, मोनूमेंट हो सकती है, कोई प्लेस हो सकती है, कोई पहाड़, कोई झील ये भी हो सकती है, कोई फॉरेस्ट एरिया भी हो सकती है। बेसिकली ऐसी चीज़ जिसके पास कोई नेचुरल या फिर कल्चरल या फिर हिस्टोरिकल कोई इम्पोर्टेंस है, बहुत बड़ा तात्पर्य यानी सिग्निफिकेंस है, वो ही इस लिस्ट में शामिल हो सकती है। तो इससे फ़ायदा क्या है? ये जो इतने सारे लिस्ट में ऐड होते जा रहे हैं तो इसका ज़रूर कुछ फ़ायदा भी होगा। फ़ायदा यही है कि हमारे जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं उसको एक ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलती है। दुनिया भर के लोग उस चीज़ के बारे में जानते हैं। इससे हमारे देश की एक अच्छी इमेज बनती है। जैसा कि हम प्राउडली बोलते हैं ना कि हमारे पास इतने सारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, उसके पास उतना है। तो इसी तरह से जो पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है इटली। उसके पास 58 यूनेस्को रिकॉग्नाइज्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये जो दुनिया भर में ऐसी न्यूज़ छप जाती है क्योंकि यूनेस्को एक इंटरनेशनल बॉडी है, तो सारे लोग इस जगह पे आने के लिए मोटिवेटेड होते हैं, जिससे कि हमारे देश की टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलती है। और सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ फॉरेनर्स ही आते हैं, हम इंडिया वाले भी मोटिवेटेड होते हैं कि चलो वहाँ पे रिकॉग्नाइज हुआ है तो वहाँ पे चलो घूमने जाते हैं। तो इसी तरह से डोमेस्टिक कहो या फिर इंटरनेशनल, दोनों तरफ से टूरिज़्म सेक्टर को बहुत बूस्ट मिलती है। इसके अलावा जो जगह है, जो साइट रिकॉग्नाइज किया गया है, उस साइट को भी कुछ कुछ प्रोटेक्शन मिलती है। जो हमारे देश की आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ इंडिया है ASI, वो ऐसे मोनूमेंट्स का या फिर ऐसे साइट्स का जिसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है उसका देखभाल करता है। अब अगर कोई इंटरनेशनल बॉडी है यूनेस्को की तरह रेपुटेड बॉडी, उसने कुछ रिकॉग्नाइज किया है तो उसकी प्रोटेक्शन और बढ़ जाती है, उसको साफ़ सुथरा मेंटेनेंस में रखा जाता है। तो ये सब फ़ायदे हैं। शायद आपको पता होगा कि 42 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है उसमें से 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जिसमें आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वेस्टर्न घाट, सुंदरवन नेशनल पार्क, नंदा देवी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क
और केवलादेव नेशनल पार्क। जो 40वां साइट था वो था हरप्पन सिटी धोलावीरा जो कि गुजरात में है। और 41st हो गया शांति निकेतन, और ये जो होयसाला है ये 42nd। इसके अलावा और एक मिक्स्ड कैटेगरी भी होती है जिसमें नेचुरल और कल्चरल यानी प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट चीज़ें आती है। इंडिया में सिर्फ एक ही मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, क्या आपको पता है? वो है कांचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम में। तो अब बहुत जान लिया इसके बारे में, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। और नेक्स्ट न्यूज़ है एक हेल्थ कैंपेन के बारे में जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। उसका नाम है आयुष्मान भव। दोस्तों, हाल ही में इंडिया के हेल्थ केयर सिस्टम की बहुत तारीफ किया गया है। मेडिकल फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल डे बाय डे बढ़ रही है और धीरे धीरे हमारे हेल्थ सेक्टर इम्प्रूव कर रही है। इसी रिलेटेड एक नई स्कीम आई है। स्कीम से बेटर इसको कैंपेन बोला जा सकता है। चलिए देख लेते हैं। इसका नाम है आयुष्मान भव, जिससे हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हाल ही में लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य है प्रत्येक गांव और शहरों में सभी को व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाना। इसका 3 उपादान है यानी कंपोनेंट्स है, जैसे कि आयुष्मान आपके द्वार 3.2। यहाँ पे जो बेनिफिशियरीज है उनको अपने हेल्थ कार्ड का आसानी से एक्सेस मिलेगी ताकि वो स्वास्थ्य सुविधा भरपूर ले सकते हैं। दूसरा है आयुष्मान मेलाज। यहाँ हेल्थ सेंटर्स के द्वारा कैंप की तरह बिठाया जाएगा जहाँ लोगों को हेल्थ रिलेटेड जानकारी दी जाएगी, साथ साथ बेसिक हेल्थ केयर सेवाएं भी उपलब्ध की जाएगी। और तीसरा है आयुष्मान सभाज। यहाँ एक कम्युनिटी समावेश होने वाली है हर ग्राम पंचायत में हेल्थ अवेयरनेस फैलाने के लिए। और ये आयुष्मान भव कैंपेन 17 सितंबर 2023 से लेकर गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2023 तक चलेगी। और इसी के साथ हमारा आज का यूपीएससी डेली न्यूज़ डाइजेस्ट होता है ख़त्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।